अक्सर हम लोग रात भर 8 घंटे की पूरी नींद लेते हैं, सुबह उठते हैं और फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई मैराथन दौड़ ली हो। वो थकान, वो चिड़चिड़ापन और दोपहर होते होते अचानक से कुछ मीठा खाने की जबरदस्त तलब। हाँ, और हम में से ज्यादातर लोग इसे बस एक बिजी लाइफस्टाइल या ऑफिस का स्ट्रेस मानकर टाल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज के इस डीप डाइव में जो रिसर्च हमारे सामने है वो एक अलग ही कहानी बता रही है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें एक तरफ जिम और फिटनेस के डाइट चार्ट्स हैं, दूसरी तरफ एमवे के सेल्यूलर हेल्थ और एंटीऑक्सीडेंट्स के दस्तावेज हैं और साथ ही ब्लड कैंसर के गंभीर लक्षणों का एक मेडिकल मैनुअल भी है। मतलब पहली नजर में ये सब बिल्कुल अलग-अलग विषय लगते हैं। एक तरफ जिम है, दूसरी तरफ कैंसर, लेकिन जब हम इनकी गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि ये सब हमारे शरीर की एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा है। और यही आज हमारा मिशन है। हम इन अलग अलग कड़ियों को जोड़ेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हमारी रोजमर्रा की थकान, कोशिकाओं के अंदर चल रहा एक सूक्ष्म युद्ध, हमारा मेटाबॉलिज्म और गंभीर बीमारियों के संकेत सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत हम उस चीज से करते हैं जो हमारे शरीर की सबसे बुनियादी इकाई है, हमारी कोशिकाएं, यानी सेल्स। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सब कुछ इसी सेल्यूलर लेवल पर शुरू होता है। जब मैं इस विषय को पढ़ रहा था तो एक शब्द बार बार सामने आ रहा था, फ्री रेडिकल्स। और सच कहूं तो इसका विज्ञान थोड़ा जटिल लगा। हाँ, फ्री रेडिकल्स का नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक चीज है, लेकिन इससे हम बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं। प्रकृति का एक नियम है कि अणु यानी मॉलिक्यूल्स हमेशा संतुलन में रहना चाहते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जोड़े में होने चाहिए। अच्छा, तो जोड़े में होना जरूरी है? के लिए इतने बेताब होते हैं कि वो शरीर में पागलों की तरह घूमते हैं। तो अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करूं, तो क्या ये फ्री रेडिकल्स उन जेब कतरों की तरह हैं जिनका अपना खुद का बटुआ कहीं खो गया है? अरे, ये एनालॉजी तो एकदम सटीक है ना? मतलब उनका खुद का बटुआ चोरी हो गया और अब वो इस कदर बौखलाए हुए हैं कि सड़क पर चलने वाले हर शरीफ आदमी से, यानी हमारी स्वस्थ कोशिकाओं से, उनका इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती चुरा रहे हैं। एकदम वही हो रहा है। वो जाते हैं और आपकी स्वस्थ कोशिकाओं, आपके डीएनए, प्रोटीन और लिपिड से वो इलेक्ट्रॉन झपट लेते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि जिससे वो इलेक्ट्रॉन चुराते हैं वो कोशिका खुद एक नया फ्री रेडिकल बन जाती है। बाप रे, ये तो एक कभी न खत्म होने वाला चेन रिएक्शन बन जाएगा। मतलब शरीर के अंदर तो पूरी तबाही मच जाती होगी। हाँ, और शरीर के अंदर मचने वाली इसी तबाही को हम विज्ञान की भाषा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। आप इसे शरीर के अंदर लोहे पर लगने वाली जंग की तरह समझ सकते हैं। जंग मतलब जो चीजें अंदर से खोखला कर देती हैं। बिल्कुल, जैसे जंग धीरे धीरे लोहे को गला देती है, वैसे ही ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमें अंदर से डैमेज करता है। हमारी त्वचा पर जो समय से पहले झुर्रियां आती हैं, वो भी इसी वजह से है, क्योंकि ये कोलेजन को तोड़ देता है। तो ये सिर्फ स्किन की बात नहीं है, अंदर के अंगों को भी नुकसान होता होगा। जी, ये धमनियों को डैमेज करके हृदय रोग पैदा करता है और यहाँ तक कि दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। मैंने उस मेडिकल रिसर्च में पढ़ा था कि ये किडनी और आंखों के लिए भी बहुत खतरनाक है। हाँ, किडनी में नेफ्राइटिस, जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस और आंखों में मोतियाबिंद या रेटिनल डीजेनरेशन, ये सब इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नतीजे हैं। एक बात बताइए, ये फ्री रेडिकल्स अचानक से आते कहाँ से हैं? क्या ये शरीर खुद बनाता है या हम बाहर से इन्हें न्योता दे रहे हैं? दरअसल दोनों बातें हैं। जब हमारा शरीर मेटाबॉलिज्म के दौरान खाना पचाकर ऊर्जा बनाता है, तो कुछ फ्री रेडिकल्स प्राकृतिक रूप से बनते हैं। शरीर उनसे आसानी से निपट लेता है। तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? समस्या आज की लाइफस्टाइल में है। जो बाहरी कारण है, जैसे गाड़ियों का प्रदूषण, सिगरेट का धुआं, खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक और औद्योगिक रसायन, ये सब फ्री रेडिकल्स की एक पूरी फौज शरीर में उतार देते हैं। और शायद तनाव और खराब डाइट भी इसमें घी का काम करते होंगे। बिल्कुल, अनहेल्दी डाइट, शराब और व्यायाम की कमी इस प्रक्रिया को बेकाबू कर देते हैं। तो अगर दुश्मनों की इतनी बड़ी फौज हम पर हमला कर रही है, तो जाहिर है शरीर के पास कोई डिफेंस सिस्टम भी होगा, कोई पुलिस फोर्स जो इन जेब कतरों को रोक सके। एकदम सही सोचा आपने। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे रक्षकों की, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स की। अच्छा, तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो पुलिस वाले हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को पकड़ते हैं। एक तरह से हाँ, लेकिन उनका काम करने का तरीका बहुत ही निस्वार्थ होता है। वो फ्री रेडिकल से लड़ते नहीं है, बल्कि उनके पास जाकर
अपना एक इलेक्ट्रॉन उन्हें दान कर देते हैं। वाह, मतलब वो अपना ही इलेक्ट्रॉन उन्हें दे देते हैं ताकि वो शांत हो जाएं। जी, जैसे ही फ्री रेडिकल को वो इलेक्ट्रॉन मिलता है, उसकी भूख मिट जाती है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और स्वस्थ कोशिकाओं का बचाव हो जाता है। एक सेकेंड, यहाँ मुझे एक चीज खटक रही है। अगर एक एंटीऑक्सीडेंट ने अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो गणित के हिसाब से तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। तो क्या वो खुद अस्थिर होकर एक नया फ्री रेडिकल नहीं बन जाता? फिर तो ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। यही तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। प्रकृति ने इन एंटीऑक्सीडेंट्स की बनावट ही ऐसी की है कि अपना इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद भी वो पूरी तरह स्थिर रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो टूटते नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, फिर भी स्टेबल रहते हैं। इसीलिए वो हमारे लिए एक बेहतरीन सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो अब सवाल यह है कि हम इस पुलिस फोर्स को अपने शरीर में बढ़ा कैसे सकते हैं? इसके लिए हमें स्वास्थ्य के 4 स्तंभों पर ध्यान देना होगा। सकारात्मक सोच, संतुलित आहार, स्वस्थ जीवन शैली और पोषक तत्वों की आपूर्ति। आहार में मतलब क्या खाना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, गाजर और हमारी रसोई में तो मसालों का खजाना है। हल्दी, अदरक, दालचीनी, ये सब बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मैंने एमवे के सप्लीमेंट्स के दस्तावेज में भी कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ा। हाँ, सप्लीमेंट्स भी बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। जैसे विटामिन सी, जो इम्यूनिटी और कोलेजन दोनों के लिए जरूरी है। विटामिन ई, जो हमारी कोशिकाओं की बाहरी झिल्ली को बचाता है। और उसमें एक सेलेनियम नाम के मिनरल का भी जिक्र था। ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, जिसमें पॉलीफेनॉल्स भरे होते हैं। तो ये सिर्फ अंदरूनी सुरक्षा नहीं है। लोग जो स्किन केयर में विटामिन सी सीरम या कम से कम 30 SPF वाला सनस्क्रीन लगाते हैं, वो भी तो बाहर से बचाव ही है। हाँ, क्योंकि सूरज की यूवी किरणें भी फ्री रेडिकल्स पैदा करती हैं। और इसके अलावा लाइफस्टाइल भी बहुत अहम है। नियमित व्यायाम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और सेल्यूलर रिपेयर को बढ़ाता है। और नींद और तनाव का क्या रोल है इसमें? गहरी नींद और तनाव प्रबंधन जैसे योग और मेडिटेशन उन हार्मोन्स को रोकते हैं जो शरीर में सूजन और तनाव पैदा करते हैं। चलिए, कोशिकाओं के इस युद्ध से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से बाहरी तनाव कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह हमारा मेटाबॉलिज्म भी तो गलत खानपान से संघर्ष कर रहा है। एकदम सही। अब हम सेल्यूलर डैमेज से आगे बढ़कर मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन रेजिस्टेंस के चक्र को समझते हैं। तो जब हम डाइट चार्ट्स देखते हैं तो अक्सर इंसुलिन लोड की बात होती है। ये असल में है क्या? देखिए, जब हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, खासकर रिफाइंड कार्ब्स, तो खून में ग्लूकोज का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इस ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर भेजने के लिए पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाना पड़ता है। मतलब इंसुलिन एक तरह की चाबी है जो कोशिकाओं का दरवाजा खोलती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम लगातार हाई कार्ब डाइट लेते हैं तो खून में हमेशा ग्लूकोज भरा रहता है और पैंक्रियाज को लगातार ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। तो यहाँ वो लाउडस्पीकर वाली एनालॉजी फिट बैठती है। मतलब अगर कोई आपके कान के पास लाउडस्पीकर पर लगातार चिल्ला रहा हो, यहाँ लाउडस्पीकर इंसुलिन है, तो एक समय के बाद हम बस ईयरप्लग लगा लेते हैं। हाँ, और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। हमारी कोशिकाएं भी बिल्कुल यही कर रही हैं। तो कोशिकाएं इंसुलिन की आवाज सुनना बंद कर देती हैं। जी, इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। कोशिकाएं इंसुलिन पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देती हैं। पैंक्रियाज हार मान लेता है और फिर ब्लड शुगर खतरनाक स्तर तक बढ़ने लगता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? मतलब कैसे पता चले कि शरीर ईयर प्लग लगा चुका है? इसके बहुत स्पष्ट लक्षण हैं, जैसे खाना खाने के तुरंत बाद भी बहुत ज्यादा भूख लगना, बार बार मीठे की तलब होना। अच्छा, वो जो शुगर क्रेविंग्स होती हैं। हाँ, और महिलाओं में ये PCOS का एक मुख्य कारण है, जिससे अचानक वजन बढ़ता है और मुहासे होने लगते हैं। तो ये तो एक बहुत ही भयानक चक्र है। अब जब कोशिकाएं इंसुलिन की बात नहीं सुन रही हैं, तो इस समस्या को सुलझाया कैसे जाए? क्या इसके लिए कोई दवा है? नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रातों रात ठीक करने के लिए कोई प्रमाणित दवा नहीं है। इसका असली इलाज हमारी फिटनेस और डाइट में ही है। तो जिम वाले स्रोत हमें इसके बारे में क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि सबसे जरूरी है सक्रिय रहना। एरोबिक, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इन दोनों को मिलाकर करना सबसे अच्छा इलाज है। और वजन कम करना तो मददगार है ही। जिम के स्रोत में गणित भी दिया गया था कि अगर हम कम कार्ब्स खाएंगे तो इंसुलिन लोड कम होगा, और इंसुलिन कम होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस घटेगा। एकदम सही गणित है। कम इंसुलिन का मतलब है ज्यादा ऊर्जा,
शरीर में कम सूजन, कम तलब और अंततः ज्यादा वजन कम होना। और एक ऊर्जा चार्ट का जिक्र था कि कम इंसुलिन लोड होने पर ही शरीर अपनी 10% बॉडी फैट को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर पाता है। हाँ, क्योंकि जब तक इंसुलिन हाई रहता है, शरीर फैट को बर्न करने के बजाय उसे स्टोर करने में लगा रहता है। डाइट का भी इसमें बड़ा रोल है। तो डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? अगर लक्ष्य फैट कम करना है तो डाइट में 20% कार्ब्स, 20% प्रोटीन और 60% गुड फैट होना चाहिए। और दिन में सिर्फ 3 बार खाना चाहिए, जिसमें डिनर बिल्कुल हल्का हो। और अगर किसी को लीन मसल या वजन बढ़ाना हो तो उसके लिए 60% कार्ब्स, 20% प्रोटीन और 20% गुड फैट चाहिए होता है, और दिन में 5 से 6 बार खाना होता है। लेकिन दोनों ही मामलों में फाइबर का होना बहुत जरूरी है। फाइबर की बात आई है तो सब्जियों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर सब्जियों में भी कार्ब्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल, सभी सब्जियां एक जैसी नहीं होती। 100 ग्राम के हिसाब से देखें तो छोले में 61 ग्राम, मक्के में 41 ग्राम, शकरकंद में 20 ग्राम और आलू में 17 ग्राम कार्ब्स होते हैं। ये हाई कार्ब सब्जियां हैं। मतलब जो जमीन के नीचे उगती हैं उनमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं। और कम कार्ब्स वाली सब्जियां कौन सी हैं? नेट कार्ब्स की लिस्ट देखें तो पालक में सिर्फ 0.4 ग्राम, खीरे में 1.6 ग्राम और मशरूम में 2.2 ग्राम होता है। ब्रोकली और शिमला मिर्च में भी 3 से 4 ग्राम के बीच होता है। तो जमीन के ऊपर उगने वाली हरी सब्जियां ज्यादा सुरक्षित हैं। क्या कुछ सप्लीमेंट्स या जड़ी बूटियां भी हैं जो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में मदद करती हैं? हाँ, बिल्कुल। इनोसिटॉल और क्रोमियम जैसे सप्लीमेंट्स इसमें बहुत काम आते हैं। इसके अलावा दालचीनी और कलौंजी भी ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए जाने जाते हैं। एक नाम मैंने बहुत सुना है आजकल, बर्बरिन। जी, बर्बरिन एक बहुत ही शक्तिशाली तत्व है जो बारबेरी और गोल्डन सिल जैसी जड़ी बूटियों में पाया जाता है। ये सेलुलर स्तर पर जाकर मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। तो अगर हम इस सबको एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें, मतलब ये इंसुलिन, डाइट और फैट, तो इसका सबसे बड़ा असर फैटी लिवर पे पड़ता है ना? बिल्कुल। इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD कहते हैं। जब शरीर लगातार हाई कार्ब्स और शुगर से जूझता है तो लिवर उस अतिरिक्त शुगर को फैट में बदलकर अपने ही आसपास जमा करने लगता है। तो क्या इसका कोई इलाज है या किन चीजों से लिवर की सेहत सुधारी जा सकती है? रिसर्च में ऐसे 11 खाद्य पदार्थ बताए गए हैं: मछली, लहसुन, एवोकाडो, हरी सब्जियां, वे प्रोटीन, सूरजमुखी के बीज, कॉफी, ग्रीन टी, अखरोट, दलिया और जैतून का तेल। और सप्लीमेंट्स में विटामिन ई, मिल्क थिसल, करक्यूमिन, प्रोबायोटिक्स और ओमेगा 3 इसके लिए बेहतरीन माने जाते हैं। और जैसा आपने पहले कहा था, बर्बेरिन यहाँ भी फैटी लिवर को रिवर्स करने में एक हीरो की तरह काम करता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे बर्बेरिन और विटामिन ई सेल्यूलर डैमेज और इंसुलिन दोनों जगह रक्षक बने हुए हैं। हाँ, शरीर का हर हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन अब हमें चर्चा के उस हिस्से पर आना होगा जहां ये थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे खराब खान-पान शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। लेकिन कई बार बात सिर्फ लाइफस्टाइल की नहीं होती। सही कहा। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कब हमारे शरीर के संकेत किसी मामूली कमजोरी के नहीं बल्कि किसी बहुत गंभीर बीमारी के हैं। और मेडिकल दस्तावेज में ब्लड कैंसर के 7 मुख्य लक्षणों का जिक्र है। हम अक्सर थकान को बस काम का स्ट्रेस मान लेते हैं, लेकिन आराम के बाद भी थकान का ना जाना एक बहुत बड़ी चेतावनी है ना? बिल्कुल। ब्लड कैंसर का पहला लक्षण ही है ऊर्जा की भारी कमी। ये ऐसी गंभीर थकान होती है जो घंटों सोने या आराम करने के बाद भी दूर नहीं होती। अच्छा, और दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण इंसान के रूप रंग से जुड़ा है। त्वचा का रंग पीला या राख जैसा हो जाता है और कई बार छूने पर नीला भी पड़ जाता है। ये तो साफ दिख जाता होगा। और मैंने पढ़ा कि कोई नई सूजन या गांठ होना भी एक लक्षण है। हाँ, यह तीसरा लक्षण है। शरीर पर कहीं भी ऐसी असामान्य गांठ या सूजन जो किसी पुरानी मेडिकल कंडीशन या एलर्जी के कारण ना हो, उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और चौथा लक्षण दर्द से जुड़ा है। ऐसा दर्द जो आम दर्द निवारक गोलियों से भी ठीक ना हो। जी, मेडिकल स्टोर से मिलने वाली ओवर द काउंटर दवाइयां भी जब काम ना करें तो ये बोन मैरो या अंदरूनी अंगों में गहरे दबाव का संकेत हो सकता है। 5वां लक्षण है धीमी रिकवरी,
मतलब किसी भी आम इन्फेक्शन से ठीक होने में सामान्य से बहुत ज्यादा समय लगना। क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम, खासकर व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक से काम नहीं कर रहे होते। इसलिए एक मामूली सा बुखार भी हफ्तों ले लेता है। छठा लक्षण बहुत अजीब और डरावना है, रात में बहुत ज्यादा पसीना आना। मतलब इतना कि पायजामा और चादर पूरी तरह भीग जाए। हाँ, इसे नाइट स्वेट्स कहते हैं। जब शरीर अंदर ही अंदर कैंसर सेल से एक भयंकर युद्ध लड़ रहा होता है तो शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है। और सातवां आखिरी लक्षण क्या है? असामान्य खून बहना। मतलब अगर एक छोटे से कट से भी सामान्य से बहुत ज्यादा खून निकल रहा हो और वो रुक न रहा हो तो ये प्लेटलेट्स की कमी का संकेत है। तो इन सब बातों का कुल मतलब क्या है? अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो हम पाते हैं कि एक छोटे से सेल के स्तर पर गायब हुए इलेक्ट्रॉन से लेकर प्लेट में रखी सब्जियों के कार्ब्स तक और अंततः कैंसर जैसे गंभीर संकेतों तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। बिल्कुल। हम अपने शरीर को अलग अलग हिस्सों में नहीं देख सकते हैं। ज्ञान और सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है और शायद ज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट भी है। सही कहा आपने। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम एक सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। हम अपनी रोजमर्रा के जिस थकान, सुस्ती और चिड़चिड़ेपन को आधुनिक जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा मान चुके हैं, क्या वो वास्तव में सामान्य है? सोचने वाली बात है। या क्या ऐसा हो सकता है कि वो थकान वास्तव में सिर्फ हमारी कोशिकाओं की एक चीख है जो हमसे एक इलेक्ट्रॉन या फिर मीठे से थोड़े आराम की गुहार लगा रही है? अपने शरीर की आवाज को गहराई से सुनने का समय आ गया है। इस डीप डाइव में बस इतना ही।